नमस्ते। विदेश नीति में एक बहुत बहुत चर्चित वाक्य आता है। उसे कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत है ये, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। कहने का अर्थ है कि यदि आप टेबल पे बैठ के भोजन तय नहीं कर रहे हो कि आज क्या खाना है, तो जो मेन्यू कार्ड होता है ना, जिसमें वो डिशेज होती हैं कि क्या क्या खाया जाना, तो फिर आप उनमें होते हो। और आज से केवल 10-12 वर्ष पहले तक भारत की स्थिति वैसी ही थी। आप याद कीजिए, पहले क्या होता था कि पाकिस्तान हमला करता था, कोई टेरर अटैक करता था वो, और हम बोलते थे विदेशी हाथ है इसमें, और बोलते थे कि हम पाकिस्तान के बारे में रशिया से चर्चा करेंगे, अमेरिका से चर्चा करेंगे। तो सुनकर अंदर ही अंदर एक ग्लानि होती थी कि यार ये हम कहने को बड़ा इतना बड़ा देश है, लेकिन हमारी हैसियत, हमारी औकात, हमारा स्तर इतना छोटा क्यों है। अब मोदी जी की बहुत सारी नीतियों की मैं बहुत आलोचना करता हूँ और करता रहूँगा। जहाँ तक बात है हमारी, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि सिविलाइज़ेशनल नैरेटिव की, जो हमारी सभ्यता के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, उस फ्रंट पे मोदी जी ने बहुत काम, लगभग नगण्य काम किया है, यदि किया है तो। लेकिन कुछ उनकी नीतियाँ ऐसी हैं, जिनमें उनकी प्रशंसा करना बनता है, और उनमें से एक है उनकी विदेश नीति। जो मेरे मित्र बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो इसका एक बहुत बड़ा ही सटीक उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि पहले हमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह देखा जाता था। भारतीयों की, विशेष रूप से हिंदुओं की कोई कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो जो देखने की दृष्टि है, उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। अब हमें सम्मान से देखा जाता है, और उसका जो दृष्टांत है, आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, एक प्रेसिडेंट टू बी ने कहा था कि आई लव हिंदूज, और हिंदुओं की खूब उन्होंने प्रशंसा की थी। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, हिंदुओं का वोट चाहिए। नहीं, हिंदुओं की अगर आप पूरे अमेरिका में परसेंटेज देखेंगे तो बहुत बड़ी नहीं है। और यदि उनका वोट चाहिए था, तो उनसे पहले वालों को भी चाहिए था और बाइडेन को भी चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से हमें नकारा गया, भारतीयों को, हिंदुओं को, वो अपने आप में एक रिसर्च का विषय होना चाहिए कि कैसे इतना बड़ा देश और एक ऐसा समुदाय जो सदा से जिस देश में जाता है वहाँ की इकोनॉमी को वो बूस्ट करता है, उन्हें इतना डिसमिसिव एटीट्यूड से कैसे देखा जाता था। इस पे एक शोध पत्र होना चाहिए, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है आज का। हम आज के विषय पे चलते हैं। अभी आजकल बहुत ही रुचिकर घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले 25 सितंबर को जो ये बांग्लादेश में नया कठपुतली बिठाई है अमेरिका ने, मोहम्मद यूनुस, उसने प्रयास किया कि जो सार्क है, सार्क समिट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसे एक बार पुनः जीवित किया जाए। आप याद कीजिए, 2016 में ये समिट होना था पाकिस्तान में, लेकिन 2016 में जो आतंकी हमला हमारे देश पर किया था पाकिस्तान ने, और फिर जिसके बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी हमने दिया था, उस आतंकी हमले के बाद भारत ने ये निर्णय किया था कि वो सार्क समिट में नहीं जाएगा। और भारत का अनुसरण करते हुए सार्क में टोटल 8 राष्ट्र हैं: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन 8 में से जब भारत ने अपने पैर पीछे खींचे थे, तो उसका अनुमोदन श्रीलंका ने भी किया, बांग्लादेश ने भी किया, भूटान ने भी किया और अफगानिस्तान ने भी किया। परिणामतः ये समिट, शिखर वार्ता, शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, और तभी से ये सम्मेलन नहीं हो पा रहा है। और इसमें बार बार इसे रिवाइव करने का, पुनर्जीवित करने का प्रयास कौन कर रहा है? पाकिस्तान। 2022 में पाकिस्तान ने लगभग याचना की थी भारत से कि आप यदि नहीं आना चाहते, आपको भय लगता है कि यहाँ पर आतंकवाद है, तो आप वर्चुअली जुड़ जाइए। किंतु भारत ने मना किया। 2023 में एक बार फिर से आग्रह किया, और उस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, उन्होंने बड़ी फेमस फ्रेज है अब तो, जो बोली थी कि हम किसी भी ऐसे राष्ट्र से वार्ता नहीं करेंगे जो
दिन के समय तो धंधा करना चाहता है और रात के समय आतंकवाद या दहशतगर्दी करता है। उन्होंने अंग्रेजी में बोला था, मैंने उसका अनुवाद दिया है। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, बेड़ा गर्क है उसका। उसे वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। और वो जब लोन लेते हैं तो उसका ब्याज चुकाना भी आज पाकिस्तान की हैसियत में नहीं है। बांग्लादेश ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहां पर अमेरिका ने इंटरफियर करके जो शेख हसीना को हटाया है वहां से, उसके बाद अपनी कठपुतली बिठाई है। अब शेख हसीना के रहते हुए दो चीजें थी। एक तो शेख हसीना नीतिगत विषयों पर भारत का अनुमोदन करती थी, भारत के साथ थी, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी ठीक थी, संतोषजनक थी वो। लेकिन अभी जिस तरह की घटनाएं घटी हैं उसमें ये दो परिवर्तन आए हैं। एक तो जो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है, और दूसरा जो पाकिस्तान, क्षमा कीजिए, जो अमेरिका की डीप स्टेट का वास्तव में उद्देश्य था वो क्या था। लोग अभी ये सोच रहे हैं कि उद्देश्य केवल बांग्लादेश का तख्ता पलट था। नहीं, वो जो उद्देश्य है वो भारत को घेरना और भारत में मोदी जैसे व्यक्ति का तख्ता पलट करना ही है। और उसका यहाँ पर आपको बिल्कुल सामने सामने उसके सबूत आपको दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। जो ये मोहम्मद यूनुस है, जिसे आप देखें किस तरह से रेड कारपेट बिछाकर वेलकम किया गया संयुक्त राष्ट्र में, हिज एक्सीलेंसी कह के संबोधित किया जाता है उसे। अभी उसने क्या किया, जब अमेरिका गया है तो वहां उसने जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उससे भेंट की और दोनों मिलकर सार्क समिट को पुनः आरंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने इनकार किया। 2023 में जिस समय ये शहबाज शरीफ नहीं था प्रधानमंत्री, उस समय अनवरुल हक था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उसने भी ये प्रयास किया था कि सार्क समिट, उसने प्रयास नहीं किया था, उसने एक वक्तव्य दिया था कि सार्क समिट को पुनर्जीवित करना मेरा उद्देश्य है। और वही काम इसने मोहम्मद यूनुस ने, जब ये वहां का इसे एडवाइजर बनाया गया अमेरिका द्वारा बनाया गया, तो इसने लगभग 2-3 हफ्ते के भीतर ही ये बोलना आरंभ कर दिया था कि इसका एक उद्देश्य होगा सार्क समिट को पुनः स्थापित करना। स्थिति आप समझ रहे हैं कि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन भारत को इससे कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है कि भारत आज अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत का कद है वो बहुत ऊंचा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये आसपास के दो चूहे हैं जो एक शेर को तंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने, एस जयशंकर जी ने क्या किया, सार्क को नकार दिया, लेकिन साथ ही साथ बिम्स्टेक की बैठक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वाइट अ माउथफुल है ना, बड़ा नाम है, लेकिन एनीवे, बिम्स्टेक में जो 8 राष्ट्र सार्क में आते थे उनमें से 4 यहाँ पर भी हैं। तो उनके साथ वो वार्ता चल रही है, उनके साथ ट्रेड भी चल रहा है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे समझने जैसी हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान आज जो शोर मचा रहा है कि सार्क समिट को रिवाइव किया जाए, लेकिन 2014 से ही सबसे अधिक रोड़े जो ये साउथ एशिया जिसे आज हम कहते हैं, वास्तव में ये जो 8 राष्ट्र हैं आज साउथ एशिया में, उन्हें अगर आप मानचित्र पे देखेंगे तो वो वही भूभाग है जिसे अखंड भारत कहते हैं। 2014 में जब सार्क समिट हुआ तो वहां पर 2 ऐसे मुद्दे थे जो इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से आर्थिक प्रगति प्रदान कर सकते थे। आपस में कनेक्टिविटी हो सकती थी, आपस में व्यापार हो सकता था। लेकिन उसमें रुड़ा किसने अटकाया? इसी पाकिस्तान ने जो आज भीख मांग रहा है। इन दोनों में क्या था? एक एक तो ऐसा करार होने वाला था सभी राष्ट्रों के बीच में, जिसके अनुसार फिर इन सभी जो देश थे, इनके जो नागरिक हैं वो अपनी गाड़ियों पर इन देशों में यात्रा कर सकते थे। दूसरा, यहाँ पर जो ट्रेन्स थी वो एक दूसरे के देश में आ जा सकती थी, जो आपस में संपर्क की संभावना थी वो बढ़नी थी।
आपस में व्यापार की संभावना थी, वो भी बढ़नी थी। लेकिन 2014 से ही पाकिस्तान इसमें रोड़ा अटका रहा था। दूसरा विषय जिसमें पाकिस्तान 2014 से ही रोड़ा अटकाता रहा है, वो अगर आप ध्यान से देखें तो एक विषय नहीं, उसमें 3 अलग-अलग विषय आते हैं। हालाँकि वो परस्पर आपस में जुड़ते हैं। एक है कि जो सार्क के देश थे, उन्होंने कहा था कि हमें आपस में जो क्राइम होता है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपस में समझौता करना चाहिए ताकि हम एक-दूसरे की सहायता कर सकें। दूसरा था कि सार्क टेरर मॉनिटरिंग डेस्क बनाया जाए, कि ये जितने 8 राष्ट्र हैं, सब में जो आतंकवादी घटनाएँ हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए एक साझा डेस्क बनाया जाए, ताकि जो आतंकवाद है, वो उन घटनाओं को कम से कम किया जा सके। और तीसरा है ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क, कि ये जो ड्रग्स की तस्करी होती है, जो ड्रग से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, जो अपराध होते हैं, जहाँ पर के नशीले पदार्थों का या मादक द्रव्यों का तस्करी की जाती है, उसके लिए भी डेस्क बनाया जाए। तो इन तीनों विषयों पर के जो अपराध होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, जो आतंकवाद है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए डेस्क, और जो ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, उनके लिए डेस्क बनाया जाए। इन तीनों पे पाकिस्तान ने जो सार्क की जो ट्रीटी थी, उसे रेटिफ़ाई नहीं किया है। आज जब वो वैश्विक स्तर पर बिल्कुल अलग-थलग हो चुका है, तब उसे चुभने लगा है कि आज वो लगभग भिखमंगे की स्थिति में आ चुका है, इसलिए वो रिवाइव करना चाहता है। मुझे लगता है कि हमारा इस पे स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और ऐसा ही होना चाहिए था, कि ऐसा नहीं हो सकता कि वी कैनॉट डील विद अ नेशन व्हिच बिलीव्स इन ट्रेड बाय द डे एंड टेररिज्म बाय द नाइट। और जयशंकर ने बोला था, ये मैं बहुत सभ्य शब्दों में बात कर रहा हूँ। तो इसमें अब समस्या कहाँ आती है? एक और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला है कि सभी देशों के पास अपनी-अपनी सेना होती है। लेकिन पाकिस्तान की सेना एक ऐसी सेना है जिसके पास अपना एक देश है। ये हमारे लिए क्यों आवश्यक हो जाता है समझना? उससे समझने के लिए आप पाकिस्तान आर्मी का मोटो देख लीजिए, तो वहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। इनका मोटो है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह। 3 पक्ष आते हैं इसके। ईमान यानी कि इस्लाम, तकवा यानी अल्लाह से डरना। अब ये अल्लाह से डरना हमारे जो हिंदू लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ जो भगवान की अवधारणा है वो पूर्णतया अल्लाह वाली अवधारणा से भिन्न है। हमारे लिए भगवान मित्र भी हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, और भगवान तो वो हैं ही। लेकिन अल्लाह इनका 7वें आसमान पे बैठा और वो डराता है। तो तकवा है अल्लाह से डरने की कॉन्सेप्ट। और तीसरा पक्ष आता है जिहाद फी सबिलिल्लाह, यानी अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना। और जिहाद किससे करना है? काफिरों से करना है। और हिंदुस्तान काफिरों का देश है। तो या तो इस आर्मी को अपना मोटो छोड़ना पड़ेगा, तब उनके देश में कुछ ये जो चाहते हैं कि आर्थिक विकास हो, वो संभव है। नहीं तो इन्हें कटोरा मांगकर ऐसे ही दर-दर भटकना पड़ेगा। ये स्थिति है आज पाकिस्तान की, और इसके लिए मुझे लगता है श्रेय मोदी जी की जो विदेश नीति है, उसे अवश्य जाना चाहिए। आगे भविष्य में क्या होता है, वो तो पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि भारत का कद बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्तर गिरता जा रहा है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते।